हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एप्पल क्लासेस पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जन संघर्ष और आंदोलन। यानी कि लोकतंत्र में जन संघर्ष क्या होता है, आंदोलन क्या होते हैं, इसके बारे में हमें पढ़ना है। पिछले अध्याय में हमने लोकतंत्र के बारे में जाना। जैसा कि हमने पढ़ा, लोकतंत्र में जो सत्ता और जो शक्ति होती है वो विभिन्न प्रकार के सामाजिक समूहों के बीच में होती है, और जो सरकार के विभिन्न अंग होते हैं उनमें शक्ति का डिवाइडेशन होता है। और जो सत्ता पक्ष होता है वो सत्ता पक्ष क्या करता है, विभिन्न प्रकार के दबावों और प्रभावों को महसूस करता है। लोकतंत्र में बहुत सारे लोग होते हैं, वो सरकार से अपनी अपनी मांगों को क्या करते हैं, मंगवाते हैं। ऐसे में जो सत्ता पक्ष होता है वो क्या करता है, विभिन्न प्रकार के दबावों में का सामना करता है, उन प्रभावों का सामना करता है। क्योंकि हम देखते हैं लोकतंत्र में जो लोग रहते हैं उनके हित जो होते हैं वो समान नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, और इन्हीं के कारण उनमें क्या होता है, टकराव होता रहता है। इन टकरावों को शांत करने के लिए जो सत्ता पक्ष होता है वो क्या करता है, बहुत सारे संघर्षों का सामना करना पड़ता है और उनकी बातों को मानना पड़ता है। इस तरह से क्या करता है, वो कार्य करता है। तो इस अध्याय में हम दो देशों की कहानियों को लेकर समझेंगे कि जन संघर्ष क्या होता है। पहला लेंगे हम नेपाल और दूसरा लेंगे बोलीविया। दोनों के बारे में हम देखेंगे कि जन संघर्ष वहाँ कैसे हुआ, लोगों ने किस तरह से जन संघर्ष में भाग लिया। तो इसके आधार पर हम जन संघर्ष के बारे में जान जाएंगे और फिर हम आगे इस पाठ की और सारी कहानियों को पढ़ेंगे। तो देखिए, जन संघर्ष हम सबसे पहले नेपाल के बारे में लेते हैं। नेपाल जो है एशिया का एक छोटा सा देश है, हमारे भारत से उत्तर दिशा में पड़ता है। तो वहाँ पर पहले राजा का शासन हुआ करता था। हम देखें तो 1990 के दशक से पहले वहाँ पर क्या होता था, राजा का शासन हुआ करता था, और राजा जो थे वो राजा वीरेंद्र हुआ करते थे। लेकिन 1990 के बाद जो राजा वीरेंद्र थे उन्होंने क्या कर लिया, जो लोकतंत्र था उसको स्थापित कर लिया, और जो राजा वीरेंद्र जो थे वो सिर्फ और सिर्फ नाम के राजा बने रहे। यानी कि उन्होंने जो है अपना जो संविधान कर लिया, वो कर लिया संवैधानिक राजतंत्र वाला सिस्टम अपने यहाँ पर लागू कर लिया। इस तरह से 1990 से लगातार वहाँ पर क्या चल रहा था, लोकतंत्र चल रहा था, बहाल था लोकतंत्र, और वहाँ पर एक लोकतांत्रिक लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार ही ज़्यादा शक्तिशाली रूप से कार्य करती थी, और राजा जो थे वो सिर्फ नाम के ही राजा थे। उनके पास ऐसी कोई खास ज़्यादा शक्तियाँ नहीं थी, और जो ज़्यादा शक्ति थी, जो मैन पावर थी वो क्या थी, लोगों की, वो लोकतंत्र में थी, और लोग ही सारे कार्यों को करते थे। लेकिन धीरे धीरे होता क्या चला कि जब वहाँ पर 2002 आया, तो 2002 में वहाँ पर एक और घटना घटित होती है कि जो वहाँ के राजा थे, राजा वीरेंद्र, उनकी हत्या कर दी जाती है। जब उनकी हत्या हो जाती है तो एक और राजा थे जिनका नाम था ज्ञानेंद्र। ये क्या करते हैं, वहाँ के राजा बनते हैं, और राजा बनते हैं तो इनको नेपाल में जो लोकतंत्र चल रहा था वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और ऐसे में वो क्या करते हैं, एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई जो सरकार थी उसको ख़त्म कर देते हैं, और तरह तरह का आरोप लगाकर कि सरकार कमज़ोर है, माओवादी अपना क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं, इस तरह से वो सरकार को भंग कर देते हैं, और क्या करते हैं, खुद ही वहाँ पर राजा बन जाते हैं, और फिर से वहाँ पर राजतंत्र की शुरुआत कर देते हैं। इस तरह से देखा गया तो लोगों को ये सारी की सारी बातें पसंद नहीं आई, और लोगों ने क्या कर दिया, राजा के खिलाफ संघर्ष करना शुरू कर दिया। लोग राजा के खिलाफ संघर्ष करने के लिए शुरू हो गए, और 2005 में देखा जाए तो बड़े पैमाने पर लोग राजधानी काठमांडू में इकट्ठा होने लगे और संघर्ष करने लगे। संघर्ष करते करते उन्होंने कई सारी हड़तालें की। पहली हड़तालें की, उसमें लोग धीरे धीरे जुटते चले गए। एक आध बार जो हड़तालें थीं वो राजा ने ताकत के बल पर उन्होंने दबाना चाहा, लेकिन लोगों ने फिर से आंदोलन शुरू कर दिया, और फिर भी राजा ने कई बार आंदोलन को दबाया, और लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, और वो लगातार आंदोलन करते रहे, जनसंघर्ष करते रहे। और जिसके बाद क्या हुआ कि 24 अप्रैल 2006 को
काठमांडू राजधानी में लगभग 3 से 4 लाख लोग इकट्ठा होने लगे और उन्होंने लास्ट में अल्टीमेट दे दिया कि अब राजा को जो है कुर्सी खाली करनी ही पड़ेगी। और इस तरह से लोगों ने क्या कर लिया, यहाँ जो राजा था उसको हटाकर लोकतंत्र को फिर से बहाल कर लिया। इस तरह से फिर से नेपाल में लोकतंत्र आ जाता है 2008 में। वहाँ फिर से एक नई सरकार बनती है और वो लोकतांत्रिक तरीके से कार्य करती है। जनसंघर्ष में जो लोग आंदोलन कर रहे थे वो फिर से लोकतंत्र बहाल करने की बात कर रहे थे और एक नई संविधान सभा बनाने की भी बात कर रहे थे। इसमें कई सारे लोगों ने भाग लिया। आप देख सकते हैं 7 दलों का गठबंधन था, जैसे 7 पार्टी अलायंस कहते हैं। माओवादी थे, मजदूर थे, मूलवासी थे, शिक्षक, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता सभी थे, वो इस आंदोलन में शामिल थे। जब जाकर यह आंदोलन जो था सफल हो पाया और वहाँ पर फिर से एक लोकतांत्रिक सरकार शुरू हो गई और नेपाल के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया, जिसने 2015 में नेपाल में संविधान बना के तैयार कर दिया और वो 2015 से लागू हो गया। इस तरह से वहाँ पर यह जो संघर्ष हुआ वो चला था। अब हम बात करते हैं बोलीविया का जल युद्ध। बोलीविया जो है लैटिन अमेरिका का एक बहुत ही गरीब देश है। तो वहाँ की जो सरकार थी बोलीविया की, उस सरकार जो थी वो विश्व बैंक के दबाव में आकर उसने क्या कर दिया, वहाँ पर जो नगर पालिकाएँ होती थीं वो अपने शहरों में क्या करती थीं, जल की सप्लाई का कार्य करती थीं। और उस सरकार ने क्या कर दिया, अब वो जल की सप्लाई का कार्य नगर पालिकाओं से लेकर उसने जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं उनको दे दिया। मल्टीनेशनल कंपनियां जो थीं उन्होंने थोड़े ही दिन में पानी का रेट बहुत ज़्यादा हाई कर दिया। ऐसे में देखा गया जो लोग थे उनका 1-1 हज़ार रुपया का करीब तो लगभग पानी के बिल में ही खर्च हो जाता था, जबकि जो वहाँ के लोग थे उनकी जो मासिक आमदनी थी वो लगभग 5,000 के करीब थी। इस तरह से देखा जाए तो अपनी कमाई का बहुत सारा धन वो पानी के बिल में ही दे देते थे। ऐसे में लोगों को इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी होने लगी और लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, संघर्ष करना शुरू कर दिया और सरकार के खिलाफ उन्होंने कई सारे आंदोलन किए। और तब जाके सरकार ने उनके कई बार तो आंदोलनों को मना कर दिया, कुचल दिया, लेकिन लोगों ने लगातार कई बार आंदोलन किए, जिसके आधार पर जो मल्टीनेशनल कंपनियां थीं वो वहां छोड़कर भाग गईं और इस तरह से सरकार को फिर से वहां के लोगों की बातों को मानना पड़ा और पिछले रेट ही पानी के बहाल करने पड़े। इस तरह से हमने देखा है कि यहाँ पर दोनों देशों में जो संघर्ष हुए वो संघर्ष लोगों के द्वारा हुए। बोलीविया का जो शहर था वो कोचबम्बा था, जहाँ पर यह सारी समस्या उत्पन्न हुई थी। इस तरह से देखा जाए तो लोकतंत्र में संघर्ष होते रहते हैं। जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ इस तरह के संघर्ष देखने को मिलते हैं। हम देखें, हमने दोनों संघर्षों के बारे में देखा, हमने नेपाल के संघर्ष के बारे में भी देखा और बोलीविया के संघर्ष के बारे में भी देखा। तो दोनों ही संघर्षों में हम देखें तो कुछ बातें समान थीं। जैसे कि हम देखें तो नेपाल में जो जनसंघर्ष हो रहा था, नेपाल में जो जनसंघर्ष हो रहा था वो संघर्ष हो रहा था लोकतंत्र की बहाली के लिए, कि जो राजा ने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया उसको फिर से लाया जाए और वहाँ पर एक नई संविधान सभा बनाई जाए और वो संविधान सभा देश का एक नया संविधान बनाए। इसीलिए क्या हो रहा था, वहाँ पर नेपाल में जन संघर्ष हो रहा था। वहीं हम बात करें बोलीविया में जो संघर्ष हो रहा था वो संघर्ष किस लिए हो रहा था, तो बोलीविया में जो संघर्ष हो रहा था वो संघर्ष सरकार की विशेष नीति के खिलाफ हो रहा था, क्योंकि सरकार ने जो पानी सप्लाई का जो कार्य था नगर पालिकाओं से हटाकर एक मल्टीनेशनल कंपनी को दे दिया, जिसके कारण उसने कई सारे रेटों को कई सारा गुना बढ़ा दिया और लोगों को परेशानी होने लगी। ऐसे में लोगों ने जन संघर्ष करना शुरू कर दिया था। बात करें हम दोनों में, ये तो अंतर थे लेकिन फिर भी इनमें कुछ समानताएं भी थीं। समानता की बात करें तो दोनों ही जगह देखा जाए तो जो राजनीतिक जो जन संघर्ष चल रहे थे वो जन संघर्ष राजनीतिक जन संघर्ष थे। दोनों ही संघर्षों में जनता ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। हमने देखा नेपाल में भी बहुत सारे लोग, लाखों की संख्या में लोग
आंदोलन करने के लिए आए। और इसी तरह से हमने बोलीविया में भी देखा कि कई सारे लोग आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने भाग लिया, और जिस तरह से फिर से सरकार मजबूर हो गई वापसी पहले वाली कीमतों को लागू करने के लिए। और देखा जाए तो क्या समानता थी कि व्यापक जन समर्थन था। हम देखें कि दोनों ही संघर्षों में लोगों का व्यापक जन समर्थन था, बड़े पैमाने पर लोगों ने इन आंदोलनों में भाग लिया था। और इसके कारण क्या हुआ, यह जो आंदोलन थे ये अपने परिणाम पर पहुंच पाए, क्योंकि इतने सारे लोग भाग लिए। अगर कम लोग भाग लिए होते तो सरकार उनकी बातों को दबा देती। तो ये सारे के सारे कारण थे जिनके कारण वहाँ पर यही जो आंदोलन हुए वो सफल हो पाए। हम देखें कि लोकतंत्र में जो संघर्ष होते हैं उससे लोकतंत्र कमज़ोर नहीं होता, उससे लोकतंत्र और ज़्यादा मजबूत होता है, लोकतंत्र और ज़्यादा विकसित होता है। जहाँ लोकतंत्र होता है तो वहाँ पर इस तरह के आंदोलन होते ही रहते हैं। जिन जिन देशों में लोकतंत्र होता है वहाँ पर जन संघर्ष होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, अन्यथा की स्थिति में जो सरकार है वो अपनी मनमानी करेगी, जिससे लोगों को भी परेशानी हो सकती है। आगे हम देखें जो जन संघर्ष होते हैं, जो लोग इकट्ठे होते हैं, हमने देखा कि नेपाल में जो आंदोलन हुआ उसमें कई सारे लोग शामिल थे। उसमें 7 पार्टी अलायंस था, माओवादी था। माओवादी क्या है? माओवादी जो था एक चीन के व्यक्ति थे माओ, वो लोकतंत्र को लाने के लिए कहते थे अगर हमें किसी भी प्रकार की हिंसा भी करनी पड़े, किसानों और मजदूरों का अगर सरकार बनाने के लिए किसी भी प्रकार की हिंसा हमें करनी पड़े तो वो जायज़ है। तो ऐसे विचारों वाले लोग जो नेपाल में लोकतंत्र की बात नहीं करते थे वो भी क्या कर रहे थे, नेपाल में लोकतंत्र लाने के लिए शामिल हो गए थे इस आंदोलन में। तो इसी तरह से कई सारे लोग जो थे मिलकर इन्होंने आंदोलन किया और ये सफल हो पाया। वहीं हम देखें बोलीविया में, तो बोलीविया में कोई राजनीतिक दल ने इसका जो लीड थी करके वो नहीं चल रहा था। वहाँ पर एक जो संस्था थी जिसका नाम था फेडेकोर। फेडेकोर एक जो संस्था थी जो बोलीविया में जल युद्ध को लेकर चल रही थी। यह जो संस्था थी यह कोई पर्यावरणवादी संस्था थी जो पर्यावरण हितैषी कार्य करती थी। साथ ही साथ ये लोगों की कुछ बातों को भी सुनती थी, जिसके आधार पर इसने यह जल युद्ध का कार्य किया। तो इस तरह से देखें तो फेडेकोर, किसानों का संघर्ष, बेघर बच्चे, एक सोशलिस्ट पार्टी जो थी उस पार्टी ने भी क्या किया, इस युद्ध में भाग लिया। और यही जो पार्टी थी आगे चलकर 2006 में सत्ता हासिल करती है और सरकार बनाती है। तो इस तरह से देखा जाए तो कई तरह के जो संगठन हैं वो क्या करते हैं, किसी भी आंदोलन में भाग लेते हैं, किसी भी संगठन में भाग लेकर क्या करते हैं, किसी भी आंदोलन को किसी भी अपने परिणाम पर पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो अब हम देखें, यहाँ हमने जितने भी संगठनों के बारे में सुना, जितने भी लोगों ने आंदोलनों में जन संघर्षों में भाग लिया, उसमें लोगों की जो भूमिका होती है वो 2 तरीके से होती है। पहला होता है प्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट तौर पर। डायरेक्ट तौर पर होता है जैसे कि यहाँ पर लोगों ने देखा सरकार के खिलाफ अपनी बातों को मनवाने के लिए, यानी कि लोकतंत्र बहाल करने के लिए संगठित रूप से संगठन बना के कार्य किया। वहीं हम देखें कि बोलीविया में भी लोगों ने संगठन बना के कार्य किया। वहीं हम देखें तो लोग क्या कर सकते हैं, अपनी बातों को मनवाने के लिए एक तो डायरेक्ट तरीका अपना सकते हैं। डायरेक्ट तरीके में होता क्या है कि हम अपनी पार्टी बनाएं, पार्टी बनाने के बाद हम चुनाव लड़ें, जीतें, और जीतने के बाद सरकार बनाएं, और सरकार में पहुंचकर हमारी जो बातें थी, हमारी जो मांगें थी, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। तो यह जो तरीका था, यह जो तरीका तो डायरेक्ट तरीका है, यानी आप प्रत्यक्ष रूप से सरकार का हिस्सा बनकर ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग चाहते हैं, वो सरकार का हिस्सा बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मांगों को सरकार के द्वारा मनवाना चाहते हैं। ऐसे में ये लोग क्या करते हैं, अपनी मांगों को मनवाने के लिए कई प्रकार के संगठन बनाते हैं। इन्हीं संगठनों को दबाव समूह भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि दबाव समूह क्या होते हैं। दबाव समूह ऐसे लोगों के संगठन होते हैं जो एक ही पेशा, एक ही हित हो उनका, और एक ही प्रकार के कार्य हों उनके लिए जो कार्य करते हैं उनको हम
दबाव समूह कहते हैं। जैसे डॉक्टरों का समूह, डॉक्टरों का संगठन, शिक्षकों का संगठन, ये जो होते हैं वो दबाव समूह होते हैं। यह जो समूह अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं और ये एक संगठित तरीके से कार्य करते हैं। आगे हम देखें आंदोलन। आंदोलन क्या होते हैं? आंदोलन ऐसे लोग जो बिना संगठन बनाए हुए इकट्ठे होकर अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं या आंदोलन करते हैं। ऐसे समूहों को हम आंदोलन कहते हैं। आंदोलन जो है किसी के द्वारा ठीक प्रकार से संचालित नहीं किए जाते, यानी कि वो संगठित नहीं होते हैं। और जो दबाव समूह होते हैं वो संगठित होते हैं और अपनी बातों को मनवाने के लिए सरकार पर अच्छे तरीके से दबाव बनाते हैं। वहीं देखा जाए तो जो आंदोलन होते हैं वो दबाव समूह के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और इनको नियंत्रण करने वाला कोई खास नहीं होता है। जबकि दबाव समूह जो होते हैं वो एक प्रकार से नियंत्रित होते हैं और सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए अच्छे से कार्य करते हैं। आगे हम बात करें, कुछ और भी होते हैं जैसे विशेष वर्ग हित समूह। विशेष वर्ग हित समूह क्या होते हैं? ऐसे समूह जो अपने विशेष वर्ग के लिए कार्य करते हैं। जैसे मान लीजिए शिक्षक हैं, शिक्षकों का जो समूह है वो क्या है? शिक्षकों के लिए, शिक्षकों की बातों को लेकर सरकार के ऊपर दबाव बनाता है, तो वो एक विशेष वर्ग समूह हो गया। इसी तरह से हम देखें कई और ऐसे समूह होते हैं, जैसे ऐसे समूह जो लोगों की, विशेष वर्ग के लोगों की बातों को उठाकर सरकार के पास ले जाते हैं। तो वो सारे के सारे जो समूह होते हैं वो क्या करते हैं? अपने विशेष समुदाय या समूह की बातों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। वहीं हम आगे देखें जन सामान्य हित समूह। जन सामान्य हित समूह ऐसे समूह होते हैं जो सरकार के किसी खास समूह के रूप में कार्य नहीं करते। वो सभी समाज के सभी लोगों की बातों को ध्यान में रखकर सरकार के ऊपर दबाव डालते हैं। सरकार से उन सभी लोगों के लिए कार्य करने की बात कहते हैं और सरकार उनकी बातों को मानकर उनके लिए कार्य करती है। तो अब आप इस वीडियो में जान गए होंगे कि जन संघर्ष क्या होते हैं, दबाव समूह क्या होते हैं, आंदोलन क्या होते हैं।